नमस्कार, अपन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बड़कोट उत्तरकाशी में मुख्य बाजार बड़कोट से रामलीला मैदान तक आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद महिलाओं, क्षेत्रीय जनता ने मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने भी जनता का अभिनंदन किया। मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, बीजेपी जिलाध्यक्ष सत्येंद्र राणा, विधायक दुर्गेश्वर लाल, विधायक सुरेश चौहान, विधायक संजय डोभाल समेत कई नेता मौजूद रहे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए निवेश की ग्राउंडिंग को लेकर देहरादून के राजपुर रोड स्थित निजी होटल में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस सेरेमनी में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करी। वहीं कार्यक्रम में उद्योग समूह से जुड़े तमाम दिग्गज उद्योगपति भी शामिल हुए। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी उद्योगपतियों से मिले सुझाव के आधार पर राज्य में उद्योग स्थापित करने, राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाए जाने के उद्देश्य पर कार्य किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग पर कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत 71,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग का कार्य शुरू हो गया। सबसे पहले तो हमारे राज्य के अंदर जो हमारे उद्योग समूह के लोग हैं, उद्योगों के प्रतिनिधि हैं, उद्योग समूह चलाने वाले हमारे संस्थान हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया। लगातार हमको बहुत सारी अपने सुझाव दिए, संवाद किया, बहुत सारे भविष्य में क्या काम हो सकते हैं उन सब के बारे में बताया और हर पल उन्होंने हमारा साथ दिया। फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे इन्वेस्टर समिट से लेकर कैसे उद्योग निवेश यहाँ बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन होना चाहिए, उसकी परिकल्पना देश दुनिया के सामने उत्तराखंड के लिए रखी। उसके कारण से आज हमको लगभग 71,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। 20% लगभग ये राशि है जो टोटल हमारे एमओयू हुए हैं और संभवतः एमओयू के बाद इतनी बड़ी ग्राउंडिंग कम देखने को मिलती है। इसमें हम सबको ये प्रोत्साहित करती है, हमारे अंदर ऊर्जा भी लाती है और आगे के लिए हमको और काम करना है। हमारा तो ये लक्ष्य है कि जितनी भी हमारी निवेश के हमारे करार हुए हैं वो सारे के सारे ग्राउंड पर उतरें और उद्योग समूह के लोग जो निवेश करने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलें। उनसे मैं आग्रह भी करा है, शुरू से हमने ये भी कहा है कि हम उद्योग समूह को, उन निवेशकों को प्राथमिकता देंगे जो उत्तराखंड के नौजवानों को, युवाओं को अधिकतम रोजगार देने का काम करेंगे। समझते हैं आप इस कार्यक्रम की? देखिए, इन्वेस्टर समिट आप देखेंगे आज हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रांत में हो रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन उत्तराखंड का समिट एक बड़ा डिफरेंट हुआ इस बार, एक विजन के साथ हुआ, एक पूरी प्लानिंग के साथ हुआ और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कार्यक्रम में बताया कि बहुत होमवर्क किया गया इसके लिए। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर अपना एक पैसा भी ऐसी जगह लगाता है जहां उसे भरोसा हो कि सेफ है और जहां उसे भरोसा हो कि यहाँ विकास होगा और उसका पैसा बढ़ेगा, तभी इन्वेस्टमेंट वो करता है। तो यहाँ एक बड़ा अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है, बहुत प्लानिंग की गई है। तमाम जो पॉलिसीज आनी चाहिए इन्वेस्टर्स को लाने के लिए वो पहले से लाई गई यहाँ पर। तो मुझे तो ये उम्मीद है कि जिस तरह का ये माहौल बना है और जैसे यहाँ पर एमओयू साइन हुए हैं और जैसा आज बताया भी गया कि 71,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई है, तो ये फिगर और बढ़नी चाहिए और उत्तराखंड के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे तो ये दिखाई देता है कि उत्तराखंड का बहुत तेज़ी से विकास इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से होगा। पलायन की बात करें तो क्या इससे पलायन रुकेगा कहीं ना कहीं? देखिए, क्या होता है कि पलायन का हमें कारण समझना पड़ेगा। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी फिजिकल बेनिफिट की वजह से आते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट की वजह से। तो जब वो बेनिफिट ले लिए जाते हैं वापस या वो खत्म हो जाते हैं तो फिर लगता है उनको कि अब हमारे पास कोई कारण नहीं रह गया यहाँ पर बने रहने का, तो वो चले जाते हैं। ज़्यादातर इस तरह के हैं। तो ये जो हो रहा है इस बार इन्वेस्टर समिट, इसमें किसी भी प्रकार का फिजिकल बेनिफिट नहीं है उस स्केल।
लालकुआं अमृतसर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय पर्यटन व रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट के अलावा रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अजय भट्ट ने कहा कि उनका पहले से ही प्रयास था कि यहां से अमृतसर के लिए ट्रेन चलाई जाए और इसके सप्ताह में फेरे बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या समेत अन्य क्षेत्रों के लिए हवाई सेवा की योजना पर भी वो काम कर रहे हैं। वहीं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेतृत्व का आभार जताते हुए अजय भट्ट समेत प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी को धन्यवाद दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। और उन्होंने जो बात हमने संसद में उठाई, जिसके लिए मैं बार बार रेल मंत्री जी से मिलता था, मैंने प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से करी, प्रधानमंत्री जी से करी, उन्होंने तत्काल प्रभाव से ये रेल प्रारंभ कर दी है। अभी अयोध्या के लिए रेल ले जाना है, उसको भी चला रखा है। और अभी हम लोगों ने कई प्रकार की रेलें और चलें, उसके लिए भी मैंने कोशिश करी है। हवाई जहाज की भी कोशिश कर रहे हैं कि अमृतसर तक और अयोध्या तक यहाँ से हवाई जहाज भी लगे। ईश्वर चाहेगा तो सारी जितने संकल्प हमने लिए हैं ये पूरे होंगे। देखिए, लंबे समय से इस ट्रेन की मांग थी, जो हमारे चूंकि हल्द्वानी के साथ साथ लालकुआं भी कुआओं का प्रवेश द्वार है और पूरे पहाड़ के लोगों का जो आवागमन है लालकुआं होके होता है। तो लंबे समय से इस क्षेत्र की मांग थी कि यहाँ पर एक ट्रेन का संचालन किया जाए और अभी साप्ताहिक आधार पर इसको प्रारंभ किया गया है। और जैसे ही यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, इसको उसके बाद 5वें दिन, उसके बाद 30वें दिन, उसके बाद रोजाना ऐसे भी चलाने का प्रयास किया जाएगा। तो बहुत ही बड़ा कदम है इस क्षेत्र की। न केवल इससे आर्थिकी में फर्क आएगा, बल्कि जो टूरिस्ट का जो एक बड़ा फ्लो इस ओर को आएगा इससे, इस ट्रेन के होने से। बहुत बड़ी उपलब्धि है। काफी समय से जनता की मांग के द्वारा लंबित कार्य माननीय सांसद जी द्वारा पूरा किया गया है। और जैसा कि सांसद जी ने भी कहा कि जैसे ट्रैक पे लोड जिस हिसाब से बढ़ता रहेगा, जितनी बुकिंग बढ़ेंगी उस हिसाब से इसके फेरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 फिर पूरे सप्ताह तक रहेंगे। बहुत बढ़ावा मिलेगा क्योंकि यहाँ से बाघा बॉर्डर, वैष्णो देवी और आपका और वहाँ से जो भी वहाँ से जो लोकल टूरिस्ट यहाँ आएगा, अपना नैनीताल, रामनगर और हमारा कुमाऊं, गढ़वाल सभी क्षेत्र है, 4 धाम यात्राएं हैं, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखिए ऐसा है, ये टिकट मिलने की खुशी नहीं है। इसमें माननीय सांसद जी जो हमारे मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री जी अजय भट्ट जी, इसमें पहले से लगे हुए थे। कोई चीज़ एक दिन से नहीं होती है। तो उनने इसकी पहले ही माननीय रेल मंत्री से मिलकर बात करी थी। उनने कहा था मेरे वहाँ अमृतसर ट्रेन की एक ज़रूरत है और जिसमें माननीय मंत्री ने संज्ञान में लिया और उसको आज करके पूरा दिया। ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, ये स्टेप तो ऐसा होना भारतीय जनता पार्टी में होता है। और आगे भी मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया हो कि मैंने बीज बोया है। देखिए, बीज बोया है, अभी तो बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं। इसके बाद भी यही डबल इंजन सरकार का यही कार्य, हमारे जो प्रदेश में कार्य हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो धरातल पे इतने कार्य कर रहे हैं और जो यूसीसी हमारे वहाँ अभी लागू हुआ, उत्तराखंड पहला प्रदेश बना है। और अभी जैसे अभी आप देखिए कि पंजाब से सीधे यहाँ ट्रेन आएगी, तो एक वो भी टूरिस्ट स्थल है और ये भी है, तो इसमें कितना रोजगार मिलेगा। ये एक रोजगार देने की सोच है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, ये आदरणीय हमारे धामी जी की सोच है। निवेदन करेंगे क्या नहीं, विधायक जी से और माननीय मंत्री निवेदन कर भी चुके हैं और माननीय मंत्री जी ने इस विषय पर केंद्रीय मंत्री जी से बात भी करी है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है अयोध्या के लिए ही ट्रेन की प्रक्रिया पे काम किया जाएगा। देखो, काफी लंबे समय से हमारे सिख समुदाय के भाई लोगों की एक मांग थी, इनको अमृतसर साहिब जाने के लिए यहाँ से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जाना पड़ता था या कभी रामपुर। ये अपने आप में माननीय अजय भट्ट जी की इस क्षेत्र की, इस लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। इनका मैं समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। चाहे गौले के खनन के समय में हो, 5 साल की जो लीज दिलाई, चाहे अमृतसर में बात की योजना हो, इन्हीं कामों के बदौलत हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इन पे भरोसा जता के दोबारा लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर का जो प्रत्याशी बनाया, उसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। 2024 लोकसभा चुनाव का टिकट फाइनल होने के बाद सांसद अजय टम्टा पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे।
अल्मोड़ा पहुंचे सांसद का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। चौथी बार लोकसभा सीट मिलने पर अजय टम्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और पूरे विश्व के सर्वोच्च नेतृत्व के रूप में हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भट्ट जी समेत पूरे मेरी लोकसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जिन्होंने मुझे लोकसभा और विधानसभाओं में जाने का अवसर दिया, ऐसी देवतुल्य लोकतंत्र की हमारी जनमानस जनता, उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। एक सामान्य जीवन से जी करके, सामान्य परिवार में रह करके पंचायतों में, विधानसभाओं में और लोकसभा के सर्वोच्च मंदिर में जाने का अवसर मुझे मेरे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत की जनता ने दिया और उन्होंने जो भी काम, जो भी कमान जिस भरोसे से मुझे दिया था, उन सभी कामों को करने का अवसर नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा हुआ है। आगे भी मुझे अवसर मिला है, इसलिए मैं सभी का बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनका प्यार, जिनका आशीर्वाद लगातार मुझे मिला है और आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और जो कल्पना, जो कामना, जो हाइपोथेसिस हल्द्वानी के बागजाला क्षेत्र में अतिक्रमण के नाम पर 8 घर ध्वस्त करने के बाद नाराज बिंदु खत्ता संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कांग्रेस नेता इंद्रपाल आर्य के कार्यालय पर बैठक की। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों समेत इंद्रपाल आर्य ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही क्षेत्रीय विधायक पर भी दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। पदाधिकारियों ने कहा कि जहां एक ओर बिंदु खत्ता को अतिक्रमण की सूची में शामिल किया गया है और दूसरी तरफ राजस्व गांव का सपना दिखाया जा रहा है। अगर सरकार को राजस्व गांव बनाना ही है तो शीघ्र इसकी घोषणा करें। देखिए, जैसे आज इसी महीने 2 तारीख को 8 घर इस बागजाला क्षेत्र में ध्वस्तीकरण कर दिए गए शासन द्वारा, और आज इस बागजाला में जिस तरीके से डर का माहौल बना हुआ है, जो लोग, हम लोग यहाँ लोग ये समझ लो कि जब से देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से हमारे बुजुर्ग लोग इस गांव में बैठे हुए हैं जो काश्तकारी कर रहे हैं। और सन 1978 में पट्टा अलॉटमेंट किया गया और हम लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और जहाँ हमारे धामी सरकार और हमारे विधायक जी, किसी को कुछ नहीं होगा और सबको एक समान मान करके, और हम राजस्व की मांग जहाँ ये बिंदु खत्ता कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक तरफ बागजाला भी है और बागजाला के जो जिस तरीके से आप देखा होगा आज। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल जिले के मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने नैनीताल दुग्ध संघ लाल कुआं के प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान यूसीडीएफ के प्रशासक मुकेश बोरा और जीएम निर्भय नारायण सिंह मौजूद रहे। राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना के अंतर्गत दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए लगभग 85 लाख रुपए की लागत से स्थापित FT1 मिल्क एनालाइजर मशीन का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही चिलिंग प्लांट, लैब समेत अन्य प्लांटों का भी निरीक्षण किया गया। निर्देशों के क्रम में आज मेरे द्वारा यहाँ प्लांट का निरीक्षण किया गया। खासकर एक FT1 मशीन इन्होंने क्रय की है, विदेश से आयातित की है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आम जनता है उनको एक अच्छी क्वालिटी का दूध टेस्ट के द्वारा सप्लाई किया जाए। और ये मशीन 14 टेस्ट कंप्लीट करती है। उसी का आज निरीक्षण था मुख्य रूप से। द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और क्वालिटी के आधारित इन प्रोडक्ट्स को
मार्केट में लाया जा रहा है और आम जनता के उपयोग के लिए भेजा जा रहा है। इनके द्वारा कुछ अपनी समस्याएं जो बताई गई, जैसे कैपेसिटी कम होने की वजह से ये अपना विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, तो शासन से जो पैसा प्राप्त हुआ उसके द्वारा कैपेसिटी इसकी बढ़ाई जाएगी। 1 लाख लीटर से बढ़ा के 1.5 लाख लीटर किया जाएगा। आज जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं, वैसे आप लोग यथासंभव आंचल को प्रमोट करते हैं। आम जनता से भी अपील है कि आंचल के प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक तो उत्तराखंड के अपने प्रोडक्ट्स हैं और दूसरा क्वालिटी के आधार पे भी बेस्ट हैं, तो आप उसका करिए। आज का दिन मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड डेयरी कोऑपरेटिव के लिए एक विशेष दिन है और समय समय पर जो हम आधुनिकीकरण की बात करते थे दुग्ध संघ की, तो आज उसकी प्रथम किस्त के रूप में आज शासन ने हमको धनराशि अवमुक्त कर दी है। लगभग 10 करोड़ की स्वीकृति मिली है और 5 करोड़ रुपये जारी भी कर दिया है। मैं उसके लिए सर्वप्रथम तो अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे दुग्ध विकास के मुखिया कैबिनेट मंत्री माननीय सौरभ ओगणे जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो लंबे समय से हमारा प्रयास था वो आज नैनीताल दुग्ध संघ ही नहीं, पूरे उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन और प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है कि आज हमको 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। और दूसरा, जो आज मुख्य विकास अधिकारी महोदय का नैनीताल दुग्ध संघ में दौरा था, तो मुझे भी जानकारी मिली कि आज उनका निरीक्षण है, तो बहुत अच्छा लगा कि जो उन्होंने आपको उच्च अधिकारियों से ऐसी निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो हमारी FT1 मशीन लगी है योजना के तहत, उसका निरीक्षण करें और उसका जो वर्किंग है कि नहीं है या किस प्रकार काम कर रहा है उसके बारे में अवगत कराएं। तो सर मुझे बताए थे, उसके एवज में उनको प्लांट का निरीक्षण कराया गया और साथ में निरीक्षण के वक्त पूरे प्लांट के टेक्नोलॉजी के बारे में भी जो उन्होंने पूछा बताया गया और जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बारे में भी अवगत कराए, उसके क्वालिटी के भी बारे में अवगत कराए और दुग्ध संघ के विस्तार के बारे में भी, कैपेसिटी विस्तार के बारे में भी CDO सर से चर्चा हुई, तो उससे संतुष्ट लगे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि उत्पादकों के हित में जितना संभव हो सकता है हम प्रयास करेंगे और दुग्ध संघ को मदद देंगे। पेंशन और गैरसैंण राजधानी समेत अन्य तमाम मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने अल्मोड़ा में धरना प्रदर्शन किया। चौहान पाटा में किए गए प्रदर्शन में राज्य आंदोलनकारियों ने 20,000 पेंशन देने की मांग की। आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है। साथ ही सरकार से ग्रीष्मकालीन सत्र चलाने की मांग भी की। ये राज्य आंदोलनकारी जो एक दिवसीय धरना यहाँ पर दे रहे हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने विगत वर्ष घोषणा की थी कि राज्य आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन राज्य में दी जाएगी, वो घोषणा अभी लागू नहीं हुई है। 2-2.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन देंगे। साल भर लोगों के फार्म भरे हुए हो गए हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी जो भी मांगें सरकार को भेजते हैं, उन पर सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुख्यमंत्री ज़रूर दिशा निर्देश देते हैं, ऐसा लगता है कि सचिवालय में बैठे जो हमारे अधिकारी हैं उन मांगों पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाते हैं। एक तरह से एक चक्रव्यूह जैसा हमारा देहरादून स्थित सचिवालय हो गया है, जहां पर कोई भी मांगें जनता की जाती हैं तो उनको वो वहां फंस के रह जाती हैं और वो वहां से बाहर उनका निस्तारण होकर नहीं आता है। और राज्य आंदोलनकारी इस धरने के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी घोषणाएं सरकार ने की है, चाहे राजधानी के मामले का ही मुद्दा है, सरकार ने कहा है कि हम ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनाने जा रहे हैं, लेकिन ग्रीष्मकालीन में वो सत्र तक नहीं चला पा रहे हैं। हमारी ये भी मांग है इस धरने के माध्यम से कम सरकार अपने वादे के अनुसार ग्रीष्मकालीन राजधानी तो 6 महीने के लिए गैरसैंण में चलाए और राज्य आंदोलनकारियों के जो सपने थे उनको पूरा करे। लोकसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से थाना टनकपुर में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च शिवालिक चौराहा, तुलसी चौराहा, राजा राम चौराहा, चड्ढा तिराहा, रोडवे स्टेशन समेत कई इलाकों से गुजरा। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु आदर्श आचार संहिता और धारा 144 CRPC का पालन करने, क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, भय रहित मतदान करने जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। इस दौरान क्षेत्र के लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की भी अपील की गई।
इस समय जैसा कि हमें इस जनपद को एक कंपनी अर्धसैनिक बल मिली है जो एसएसपी के तौर पर है, जिसके 2 प्लाटून यहाँ पर हैं, 1 प्लाटून लोहाघाट में है। और ये इलेक्शन के मद्देनज़र जो है फ्लैग मार्च किया जाता है, एरिया डोमिनेशन किया जाता है, उनको बूथ दिखाए जाते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटियाँ जो है वल्नरेबल उसमें लगती है, जो संवेदनशील होते हैं उन पॉइंट में। तो उनको यहाँ की भौगोलिक जानकारी हो, यहाँ के लोगों की व्यवहार कैसे है, तो इस संबंध में ये हमेशा जो है फोर्स से पहले आ जाता है, जिससे यहाँ के बारे में जानकारी। और विशेषकर फिर हमारा जो है ये क्षेत्र टनकपुर बनबसा ये वाला क्षेत्र बॉर्डर का है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है नेपाल, तो वहाँ से भी इलेक्शन के दौरान पर असामाजिक गतिविधियाँ चालू होती है, तो उन पर भी कड़ी नज़र रखते हुए तो ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसमें मैं खुद शामिल था, हमारे कोतवाल साहब और उनके असिस्टेंट कमांडेंट और उनके पूरा ही उनका बल और हमारा जो थाने का वो है पुलिस बल है, सभी ने एकजुट होकर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।